हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जो पिछले हफ्ते इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ज़रूरी हैं और घटित हुए हैं। सो 25 to 31 जुलाई इज़ द रेफरेंस पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल दिस हैपेंड। सो एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आइटम्स हमें देखने को मिली। इसके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदू, लाइव मिंट, सारे रिसोर्सेस ही हमने यूज़ किए हैं। ठीक, so there was a news about AIM iCrest. So this is a new thing that has been created within the Atal Innovation Mission, जो कि न्यूज़ में रहा। दूसरा, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यूके समिट एंड दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वाज साइंड। तो ये न्यूज़ हर न्यूज़पेपर में भी आया है, हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो उसके जो रेफरेंस पीरियड हमें चाहिए वो हम लेंगे। देन आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 सिचुएशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बैंक्स की क्या हालत होने वाली है, इसके बारे में बात की गई है। देन हिंदू के अंदर एक और न्यूज़ था, सेंटर अनएबल टू पे द जीएसटी ड्यूज टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब सेंटर का भी एक उसके पास अगर पैसे आएंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देगा, लेकिन जीएसटी लॉ के तहत कुछ एक सिक्योर्ड ट्रांसफ़र है जो होना ही होना है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन विच द स्टेट्स मस्ट रिसीव। तो उसके लिए अब पैसा आएगा तभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तो इसके क्या प्रावधान आगे जाके बनेंगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देन RBI has signed the document to extend $400 million currency swap to Sri Lanka. So India-Sri Lanka currency swap agreement has happened just now. So on that, in various newspaper like Indian Express, Hindu, Mint, everywhere this thing was talked about. Okay. Then in the WTO, now recently a dispute settlement panel has been set up against the India's technology tariffs. So because India was putting up 20% import duty on certain IT equipment. So for that, this particular thing has come up. तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कैसे कैसे ये इवॉल्व किया। इसी वीडियो के तहत जो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस पे आप मेंस के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज अटल इनोवेशन मिशन? Discuss the recent initiatives taken by the government to support the innovation ecosystem in India via this mission. अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने कीवर्ड जिस पे ध्यान देना है दैट इज सपोर्ट, क्योंकि आप देखिए जो इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम है वो तो और भी बड़ी जगह से सपोर्ट उसको मिल रही है, उसमें अटल इनोवेशन मिशन का इन पर्टिकुलर क्या सपोर्ट सिस्टम रहेगा, इसके बारे में इस क्वेश्चन में आपने बात करनी है। ठीक, देन इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद श्रीलंका। डिस्कस द सिग्निफिकेंस of the currency swap agreement in building politico economic integration amongst the countries. So significance बात आपकी जो है वो कीवर्ड रहेगा और कॉन्टेक्स्ट क्या है, politico economic integration of the country. ठीक, देन तीसरा क्वेश्चन है, इन द वेक ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल व्हाट ऑप्शंस डज द गवर्नमेंट हैव टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द स्टेट्स। यहाँ पे जब हम वर्ड गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियस मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट। देन क्रिटिकली एग्जामिन, सो बेसिकली आपने ऑप्शन देना है और उसके फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके बारे में वेटेज डिस्कस करना है। ठीक, देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाउ फार इट कैन हेल्प इंडिया इन इट्स फॉरेन ट्रेड। सो इसके बारे में भी हमें पता चलेगा, आप ये आंसर लिख पाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। देन द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इन WTO रिक्वायर्स एन एक्टिविटी ओरिएंटेड ओवरहॉल। सो कमेंट, सो यहाँ पे भी एक WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है उस पर बात करनी है, लेकिन सारे ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें जब कमेंट डायरेक्टिव लगता है तो फॉर एंड अगेंस्ट आपको उसमें कमेंट्स देने होते हैं, और इन सारे कमेंट्स के लिए आपका जो कीवर्ड रहेगा दैट इज इक्विटी ओरिएंटेशन। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन। अब जो करंट अफेयर्स आए हैं इनको हमने सिलेबस के हिसाब से एज यूजुअल प्लेस किया है और इनकी एक वर्ड फाइल आपको इस वीडियो के साथ पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। ठीक, तो ये वर्ड फाइल के अंदर आपका फिर एज इट इज ये चीज़ें प्लेस होती रहेंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। जैसे ये करंट अफेयर है जहाँ पे एम क्रेस्ट इज द
new development which has happened within Atal Innovation Mission, and this is again the visionary aspect of Niti Aayog that is coming into play for India's growth and development. अब Atal Innovation Mission के बहुत सारे पार्ट एंड पार्सल्स हैं. इन सारे पार्ट्स को आपको प्रीलिम्स के तौर पे पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत आती हैं. इन सब की डिस्क्रिप्शन भी हमने इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक तौर पे इनको देखते हैं. सो फर्स्ट इज अटल एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स, दूसरा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, तीसरा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, देन अटल रिसर्च इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस दैट इज अराइज. ये एक तरह से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. देन मेंटर्स ऑफ चेंज एंड अटल टिंकरिंग लैब्स. ये सारे का सारा जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसके पीछे जो एक माइंडसेट काम कर रहा है वो ये कि इंडिया में जब तक हम इनोवेशन की तरफ बढ़ावा नहीं देते हैं, सिर्फ जुगाड़ बेस्ड इनोवेशन नहीं होनी चाहिए, सिस्टमैटिक लेवल पे इनोवेशन को जब तक हम बढ़ावा नहीं देते, तब तक वैल्यू एडिशन जिसके बेसिस पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसकी एक लिमिटेशन हमेशा इकोनॉमी में रहेगी. उस वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए हम इनोवेटिव लेवल पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जिससे हो सकता है प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ जाए, प्रोडक्ट बनाने में खर्च कम आ जाए, एफिशिएंसी आ जाए हमारी. तो इस तरह से इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, सब तरह की चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं. सो नाउ इनको हम 7D फॉर्मेट जो हमारा है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इश्यूज एंड सजेशंस, इसमें डालने की कोशिश करेंगे. ध्यान रखिए सिर्फ वही एस्पेक्ट्स हम उठाएंगे जो इस न्यूज़ आइटम में दिए गए हैं, ठीक है. सो अगर व्हाट और इश्यूज और सजेशंस गिवन है तो सिर्फ वही लेंगे. व्हाट, व्हेन, वेयर आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए, वाई, हाउ, इश्यूज, सजेशंस मेंस के लिए चाहिए, तो उस एंगल से ही ये करंट अफेयर आपको कराया जा रहा है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज आइटम, व्हाट इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस, वो हम यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं. सो मूविंग ऑन. सो अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च्ड एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम दैट इज एम आईकर्स्ट. नाउ इन दिस अटल इनोवेशन मिशन, ये है क्या बेसिकली? इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय नीति आयोग टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री. और इस पर्टिकुलर मिशन के तहत जो एम आईक्रेस्ट अब लॉन्च किया गया है, ये क्या है? सो इट इज एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम. पहले यही समझ लेते हैं कि इंक्यूबेटर ही क्या होता है. इंक्यूबेटर एसेंशियली बिजनेस के टर्म्स में जब बात करते हैं, वैसे तो आपने जब बच्चे पैदा होते हैं तो अस्पताल में भी एक इंक्यूबेटर की बात सुनी होगी कि भाई बच्चा जो है वो थोड़ा स्वस्थ पैदा नहीं था, तंदुरुस्त नहीं था, तो उसको पहले इंक्यूबेटर में रखा गया. कुछ देर जब वो उसको इंक्यूबेटर में रखा, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, फिर थोड़ा तगड़ा हो गया. एक वूम्ब जैसा, जैसे मदर के वूम्ब में एक एनवायरनमेंट है जिसमें उसको सारी फीड भी मिल रही है, ज़रूरत की चीज़ें जिंदा रहने के लिए और अपना पौष्टिक आहार के तौर पे सब कुछ मिल रहा है. तो इस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए इंक्यूबेटर होता है. जब वो पैदा होता है तब हम यूज़ कर पाते हैं उसको, जस्ट इन केस कोई भी उसको उस टाइम पे प्रॉब्लम है तो, या शुरुआती दौर में एक अच्छे एक फॉर्मेशन में या लाइफ प्रोसेस में आने के लिए एक हेल्प चाहिए होती है. तो ऐसे ही इंडस्ट्री के लिए भी इंक्यूबेटर्स हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं. तो जब कोई काम नया शुरू करना होता है तो उस इंक्यूबेटर का रोल आता है, जो बेसिकली एक सिंगल सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एंटिटी है, जिसमें सपोज आपको कैपिटल चाहिए, आपको लेबर की ज़रूरत है, आपको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है. तो हर तरह की ज़रूरतें एक नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो होती हैं, उनमें हेल्प करने के लिए ये इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं. ठीक. सो अब ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो ये आईक्रेस्ट का इनिशिएटिव है, ये इन्हीं इंक्यूबेटर्स को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए किया गया है. ठीक. नाउ इट हैज बीन डिजाइन टू एक्ट एज अ ग्रोथ सपोर्ट फॉर एम्स, अटल एंड एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री. तो जितने भी ऑलरेडी इंक्यूबेटर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए ये एक सिस्टम हमने सेट किया है. अब इसके लिए गवर्नमेंट ने टाई किया है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो आपको प्रीलिम्स के लेवल पे पता होना चाहिए. वन इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड सेकंड इज वाधवानी फाउंडेशन. तो इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके हम इंक्यूबेटर्स को अपग्रेड करेंगे. ठीक. नाउ एज फार एज दिस अटल इनोवेशन मिशन इज कंसर्न, आपके जैसे क्वेश्चन के अंदर था व्हाट इज अटल इनोवेशन मिशन, तो वैसे तो ये गवर्नमेंट स्कीम, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना. तो इसके जो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई हैव शेयर्ड विद यू इन दिस डॉक्यूमेंट. तो इसका कोर एस्पेक्ट क्या है? टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री. इसके ऊपर ये ओवरऑल काम करता है.
देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, दोनों चीजें बनानी है साथ साथ, फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विसेज है, एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कोई फॉरवर्ड लिंकेज पे काम कर रहा है, चाहे बैकवर्ड लिंकेज पे काम कर रहा है। देन मेजर इनिशिएटिव्स जो इसके तहत लिए गए हैं, अब ये आपको मैच द फॉलोइंग के हिसाब से प्रीलिम्स में पता होने चाहिए। वो क्या क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट इज अटल टिंकरिंग लैब्स। सो ये क्या है, दे हेल्प इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अक्रॉस दी स्कूल्स इन इंडिया। तो छोटे होते से बच्चों को इनमें पार्टिसिपेट किया जाता है ताकि एक इनोवेटिव माइंडसेट शुरू से ही ग्रूम किया जा सके। देन सेकेंड वन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। सो दे आर लाइक the problem solvers, the first level information providers, or any kind of forward backward linkages that you need to set up your business. तो starting के लिए आपको जो चाहिए वो सारी help यहाँ पे मिलती है। Then Atal New India Challenges. So this is fostering product innovations and aligning them to the needs of various sectors or ministries. Then Mentor India campaign. So this is a national mentor network in collaboration with public sector. तो जितनी भी गवर्नमेंट की established entities हैं, corporates and institutions to support all the initiatives of the mission. तो चाहे वो एक प्रोग्राम बनाना हो, चाहे पॉलिसी बनानी हो, चाहे इंक्यूबेटर्स को राइज करना हो, जैसे भी। देन अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। तो दिस इज बेसिकली ए कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन, क्योंकि ये समझा जाता है कि हर कम्युनिटी को अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं और वो अपना एक, जैसे हम कहते हैं ना कि आप देखिए तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, लेट्स से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी ग्लोबली चल रही हैं, लेकिन उनको अडॉप्ट कीजिए, इनोवेट कीजिए एज पर योर लोकल रिक्वायरमेंट्स, है ना। सो इस तरह से ये कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी काम करते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिटी की ज़रूरतें, आपकी कम्युनिटी की इच्छाएं अलग हो सकती हैं, उसी हिसाब से आप इनोवेशन भी करेंगे। देन अटल रिसर्च इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस अराइज, जैसे हमने वो कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था। सो टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एमएसएमई इंडस्ट्री। ये ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970s के टाइम पे जब जनता पार्टी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इमर्ज होके आया था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, DICs। अब इन DICs के अंदर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो भी शुरुआती दौर में ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था DICs का। अब अटल इनोवेशन मिशन के तहत उसी में इनोवेशन के प्रावधान भी आगे जाके बनाए गए हैं। सो इट्स लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम DICs। DICs आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ये उसके ऊपर एक सेकेंडरी लेयर क्रिएट करता है। देन नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज रिक्वायर्ड। सो द AIMS incubators are set up to be upscaled and provided and with requisite support to foster the incubation enterprise economy. अब क्या है ना कि जितने भी incubation service providers हैं, let's say आज यहाँ पे एक incubator, business incubator हम बना लेते हैं, तो हम भी किसी एक नए बिजनेस को अगर सपोर्ट कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि आपका काम आप ऐसे बढ़िया चला सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक हमारा भी इंटरेस्ट उसमें रहेगा, एक सर्विस चार्ज रहेगा या एक इक्विटी स्टेक रहेगा या कुछ भी रहेगा। इस तरह से हमें अगर वो एक पर्टिकुलर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हेल्प करनी है, तो उसके रिटर्न में हम भी शायद कुछ कमाएंगे। इस तरह से एक सेटअप बनेगा। अब इसी सेटअप को चलाने के लिए एक हेल्प एनवायरनमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्रिएट कर रही है, जिसमें उन्होंने 2 फाउंडेशंस के साथ टाई अप कर लिया, एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अदर इज वाधवानी फाउंडेशन। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी के लेवल पे, फंडिंग के लेवल पे इनको हेल्प करेंगे ताकि ओवरऑल जो कैपेसिटी है बिजनेस इंक्यूबेटर्स की वो भी इन्हांस हो पाए। ठीक, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इनहैंस होगी तभी वो आपके बिजनेसेस को ठीक तरह से सपोर्ट भी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ विद इन दिस द फोकस विल बी ऑन सपोर्टिंग द स्टार्टअप ऑन एंटरप्रेन्योर्स एंड इन नॉलेज क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन एज वेल एज इन डेवलपिंग द रोबस्ट एंड एक्टिव नेटवर्क्स। सो बेसिकली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सारे इनिशिएटिव्स को एक तरह से एक डोर से बांध रहा है ताकि आगे बढ़ने टाइम पे नए बिजनेसेस, नए स्टार्टअप्स आराम से लॉन्च हो पाएं। ठीक, ओके। नाउ
इसके साथ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे आपके लिए गिवन है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। दिस इज लाइक अ प्रीलिम्स फोकस्ड एस्पेक्ट। ओके, सो एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। सो डिस्कस करने वाला इसमें इतना ही है। बस आपने ध्यान रखना है कि ये इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देता है, कैसे सपोर्ट करता है, जैसे मेंस के क्वेश्चन में आपको मिला था। सो इट इज प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट लेवल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंडली, इट इज प्रोवाइडिंग अ इनोवेशन एनवायरनमेंट, तो जो आपके पास है ऑलरेडी सोल्यूशंस एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रह के नए सोल्यूशंस क्रिएट करने हैं, मे बी एट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट, मे बी एट द लेवल ऑफ प्रोसेस। ठीक, सो इस तरह से हमने बात करनी है। नेक्स्ट कम्स विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम, देयर इज द रिपोर्ट बाय आरबीआई with respect to the financial stability in the country. Now, this particular report has issued a kind of a warning with respect to various parameters that are going to be in trouble within this COVID-19 situation. अब हम सबको पता है कि इस particular situation के चलते लोन जो थे, आपकी EMI जो थी, उसके ऊपर मॉरेटोरियम लगाया गया। कहने का मतलब आपको करीब 6 महीने की रिलैक्सेशन दी गई विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ योर EMIs। हालांकि उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन EMI जो है वो 6 महीने बाद देनी होगी, अभी आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। ऐसा एक सिस्टम RBI ने अलाउ किया था। लेकिन इन सब के चलते अब जो देखने में आ रहा है कि इकोनॉमी में सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, करीब करीब ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कहीं कहीं कि -10% तक की कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो बिजनेसेस के पास 6 महीने के बाद जब उनको EMI देनी पड़ेगी तब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब जैसे ही बैंक के पास EMI नहीं आएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनेंगे, तो जो बैंक की खुद की कैपिटल है उसके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक, क्योंकि पैसे उसने मार्केट में दे रखे थे, वापस आ नहीं रहे, तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्म्स जिसके ऊपर बैंक्स खड़े हैं और जिनके ऊपर विश्वास बनता है बैंकों के ऊपर, इसकी वजह से वो सारे के सारे दिक्कत में आएंगे। इस वजह से अब ये रिपोर्ट जो है एक तरह से वार्निंग सिग्नल के तौर पे काम कर रही है और अभी से बैंकों को फोरवार्न किया जा रहा है कि आप अपने अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखो, शॉक आने वाला है ना। ओके, तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। सो द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड इसके इंचार्ज कौन है, हु इज द इंचार्ज बॉडी? सो इट इज बाय द सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ RBI. सो दैट इज द बॉडी दैट इज क्रिएटिंग दिस रिपोर्ट. देन कह क्या रही है? इट इज डिस्कसिंग द इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. रेगुलरली ये रिपोर्ट आता है, इस बार इसमें थोड़े वार्निंग सिग्नल्स हैं. नाउ द गवर्नमेंट यूजेस ओनरशिप ऑफ बैंक्स. इश्यूज जो इसने हाईलाइट किया वो क्या है? सबसे बड़ा इशू क्या है? ओनरशिप ऑफ बैंक्स, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, as a means for day-to-day macroeconomic management rather than primarily for efficient intermediation between savers and borrowers. क्या मतलब ये कि सरकार ना बैंकों को अपने लोन लेने के लिए यूज कर रही है या अपने कैश रेज करने के लिए यूज कर रही है, बजाय इसके कि वो फाइनेंशियल सिस्टम में बोरोअर्स और लेंडर्स के बीच में काम करे, है ना. इस तरह से एक इशू क्रिएट होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसेंशियली गवर्नमेंट को लोन देने वाली एंटिटी बन जाती है और जब उनको इंटरेस्ट भी मिलता है. अब आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आती है, आपने पढ़ा होगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनका कमाया हुआ पैसा सरकार की जेब में ही जाता है, तो बैंक को भी जो ब्याज देंगे वो अल्टीमेटली आना तो सरकार की जेब में ही है. तो इस तरह से पैसा घुमाने का जरिया ज्यादा बन गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना, कि उनसे लोन ले लो फिर उनको ब्याज दे दो, वो ब्याज आना भी कहाँ है? गवर्नमेंट की जेब में, है ना. तो इस तरह की एंटिटी ज्यादा बन के रह गए हैं, बजाय इसके कि वो एक सेवर और एक बोरोअर के बीच में इंटरमीडियरी का काम करें. क्योंकि बैंक से अपेक्षा यही है कि वो एक तरफ उनके पास डिपॉजिट्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं और दूसरी तरफ एडवांसेस में वो पैसे लोन के दे रहे हैं और बीच में से वो इंटरेस्ट के बेसिस पे कमाई कर रहे हैं. तो ये एक सिचुएशन से थोड़ा सा अब ट्रबलसम क्रिएशन होता है, खास तौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए. नाउ बैंक्स हैव पुअर एसेट क्वालिटी. एसेट वही जो बैंक लोन में देता है उनको हम एसेट बोलते हैं. लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कैपिटल, एक्सेसिव रिस्क एक्सपोजर, पुअर कंडक्ट एंड लिक्विडिटी कंसर्न्स. इन सब के चलते बैंक्स की हालत और खराब होनी है. Then stress on NBFCs and mutual funds is emerging as a strain on financial system. अब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम में दो तरह की एंटिटीज हैं, एक बैंकिंग, एक नॉन बैंकिंग. ये दोनों ही एंटिटीज आज स्ट्रेस में हैं, खास तौर पे NBFCs जिनमें एक लेटेंट इशू लिक्विडिटी का भी आया है, जैसे आप पहले IL&FS के केस में ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, राइट. नाउ
इन सब से होगा क्या, देयर विल बी इंक्रीज्ड बैड लोन स्पेशली ड्यू टू दी pandemic situation and more so in the scheduled commercial banks. Now, it is stated that by March 2021, these NPAs, जो gross NPA non-performing assets हैं, they may rise up to 12.5% in the banking sector, and even in the worst of the situation, it may go up to 14.7%. अब आपको याद होना चाहिए कि maximum NPA जो allowed है RBI के द्वारा हमारे public sector banks के अंदर, वो 9% है. इससे ऊपर अगर जाएगा तो then there is ट्रबल फॉर द बैंक्स. ओके फाइन. नाउ ऐसे में होगा क्या, जो आज के लोन्स हैं वो और ज्यादा एनपीएस बढ़ाएंगे तो कैपिटल जो बैंकों के अंदर होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसकी हम बात करते हैं, वो भी डिक्लाइन करेगा. सो प्रेजेंटली दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज गोइंग टू श्रिंक बाय 13.3%, you know, going to shrink to 13.3% by March 2021. और हो सकता है कि इससे भी नीचे चली जाए, करीब 11.8% के आसपास ही चली जाए. अब आपको याद होगा बेसल 3 नॉर्म्स के तहत जो हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी है, बेसिक मिनिमम, दैट इज 11.5%. आज की डेट में वो CAR के नॉर्म्स हमारे 8% के आसपास थे बेसल 2 नॉर्म्स के तहत. अब बेसल 3 भी हमने इंप्लीमेंट 2019 में करना था, लेकिन तब से सिचुएशन ही इतनी वर्सन ऑफ चल रही है कि हम बेसल 3 ठीक से रिकमेंड कर नहीं पा रहे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे. इसी वजह से जो प्रोजेक्ट इंद्रधनुष और ये सारी चीजें चल रही थी, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन भी की जा रही थी बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. रिकैपिटलाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पैसा डाला जा रहा था, उसमें भी अब ट्रबल ऑलरेडी आ रहा था. तो ये सारी सिचुएशन जो पैंडेमिक की है, ये इसको और ज्यादा वर्स ऑफ करेगी. नाउ अर्लियर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स डिक्रीज्ड to 14.8% in March 2020 from 15% in March 2019. So CAR के लेके already issue चल रहे हैं. ठीक, okay. Now, however, the risk aversion tendency is also increasing in private banks. और अब रिस्क अवर्जन का बेसिक सा कंसर्न क्या है कि बहुत सोच समझ के हाई क्वालिटी बोरोवर्स को ही लोन दिया जाएगा और बाकियों को नहीं दिया जाएगा. तो इस कंडीशन के चलते और ज़्यादा वर्सन ऑफ हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि जब तक लोन मिल रहा है तो उसमें इकोनॉमिक लेवल पे प्रोडक्शन करने की और पॉसिबिलिटी इकोनॉमी में रहती है. जब लोन मिलने बंद हो जाते हैं तो प्रोडक्शन भी लिमिट होनी शुरू हो जाएगी और पिछले जो लोन ऑलरेडी खड़े हैं उनको पे ऑफ करना भी मुश्किल हो जाएगा. इस वजह से there is going to be a much more stress, which RBI has stated clearly in this report. So suggestion is that the bank should work on their balance sheet, asset quality, liquidity, profitability and capital adequacy in present time, ताकि फ्यूचर में जो उनको शॉक आने वाला है उस शॉक के लिए वो ऑलरेडी सेट रहे. Then financial intermediaries should make risk management in tune with the emerging contingencies, otherwise they are bound to fail. अब आमतौर पे लेकिन ये सारी प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है, हम जितने भी रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स बैंकिंग सेक्टर में सेट करते हैं वो आज से पहले आए हुए बैंकिंग सेक्टर के कोई भी कोलैप्स या प्रॉब्लम या हिस्टोरिकल लॉस इवेंट्स के बेस पे होता है. आज हम वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स अगर बनाएंगे तो पिछले आए हुए रिस्क या लॉसेस के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन अराइज हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है. इस तरह के लॉसेस तो कभी भी नहीं हुए कहीं पे. तो इस वजह से अब इसके बेसिस पे क्या वो लॉस या रिस्क अवर्जन की जाए या क्या उसकी असेसमेंट की जाए, ये अपने आप में एक मुद्दा रहेगा और जिसमें RBI बैंकों को अभी के लिए गाइड कर रहा है थ्रू दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, राइट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम फॉर अस विद इन द एक्सटर्नल सेक्टर एंड ऑल्सो विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम. इसके दोनों जगह पे लिंक हैं. सो RBI हैज साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद श्रीलंका. इट इज बेसिकली इंडिया श्रीलंका. सो RBI इज द साइनिंग अथॉरिटी. सेंट्रल बैंक्स के बीच में ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है. सो एज इट इज $400 मिलियन का ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है जिसका टाइम पीरियड इज टिल नवंबर 2022. ओके, अब ये करेंसी स्वैप एसेंशियली होता क्या है, प्रीलिम्स के एंगल से हमें पता होना चाहिए. सो दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी लोन्स एट अ लेसर इंटरेस्ट रेट. बेटर इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे मतलब क्या है, कम ब्याज पे मिलता है, rather than the one that could be obtained from borrowing directly from the foreign markets. तो बेसिकली कम ब्याज पे अगर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स. करते कैसे हैं इसको? सो सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स एंगेज इन करेंसी स्वैप्स विद फॉरेन काउंटरपार्ट्स टू मीट शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स or to ensure adequate foreign currency to
अवॉइड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस टिल लॉन्गर अरेंजमेंट्स कैन बी डन। तो एसेंशली जो सरकारें हैं वो आपस में सेंट्रल बैंक्स के अंदर ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सेट कर पाती हैं, ताकि अगर उनको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस करने में कोई ट्रबल आ रहा है तो वहां पे वो सिस्टम पहले से ही सेट हो जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल जब सेट होगी तब होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एक रिलीफ फीचर के तौर पे उनके पास आ सकता है। ठीक, ओके। नाउ in this particular thing the decision comes around 5 months later, because इससे पहले बात हो चुकी थी ऑलरेडी कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अभी ये हुआ है और प्रेजेंटली श्रीलंका was around $960 million टू इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ से आ रहे हैं कि किसी के साथ हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहे हैं एंड सो। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी ऑलरेडी थोड़ा सा कंजर्व हो रहा था पिछले 4 महीने से, बिकॉज हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो इतना नहीं आ रहा। फॉर दैट मैटर आपने ये भी पढ़ा होगा, पिछले हफ्ते की न्यूज़ में हमने भी डिस्कस किया था कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो माइन्यूटली सरप्लस में चला गया, 0.4% सरप्लस में है, डेफिसिट में नहीं है। इस वजह से हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आजकल इकट्ठे हो रहे हैं इन द ट्यून ऑफ $1 बिलियन। सो अब इस वजह से हम ये थोड़ा $1 मिलियन वाली जो लोन्स हैं दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात हमारे लिए फिलहाल नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग श्योर दैट दिस हैपेंस, और इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर वेबिनार क्रिएट किया है विद दिस डीपनिंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये वेबिनार जो है at the Indian side it has been set by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, and in the Sri Lankan side there is a similar chamber. Okay, now basically ये सारी चीज़ें जो हैं श्रीलंका की अब पुअर थोड़ी सी फॉरेन एक्सचेंज को लेके सिचुएशन को दर्शाती है, और इस वजह से इस तरह के जो हमारे अलाइनमेंट्स हैं वो अभी आ रहे हैं। पॉलिटिको इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज हमारी उससे अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन बेटर हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी, क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट्स हर नेबर्स टू सर्व एज बफर स्टेट्स इन द इवेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट एंड नॉट प्रॉक्सीज ऑफ आउटसाइड पावर्स। अब आपने देखा होगा कि चाइना और श्रीलंका का भी आपस में टाई अप काफ़ी अच्छा चल रहा था, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो कर रहे हैं बैक इन द डे, और इंडिया और श्रीलंका का हिस्टोरिकली बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है एज फार एज द बायलैटरल इज कंसर्न। तो अब जो ये नए सिचुएशंस इमर्ज कर रहे हैं, स्पेशली विद चाइना बिकमिंग द सेंटर ऑफ हेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, और इंडिया अपने आप को एक न्यूट्रल स्टैंड के ऊपर रख रहा है ना, तो वहाँ पे जो ये एज इट इज़ अलाइनमेंट्स हैं, ये अच्छी अलाइनमेंट्स इंडिया के लिए बनेंगी, और अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने से इंडिया की जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो भी मजबूत होगी। ओके, अब इसके लिए सजेशंस भी यही हैं कि जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, उतना ही अच्छा है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। और पैंडेमिक इस टाइम पे हमें एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रख के दे रहा है कि इंडिया के ऊपर उसके साथ वाले जो छोटे बफर नेशंस हैं या बफर नेशन स्टेट्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स सेट करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से हमें देता है। ठीक है, and this will be basically beneficial to both India as well as the small states, so in this case Sri Lanka. Okay, और ये देखा जा रहा है कि bilateral relationships between the big country, the big economy and the small neighbor are making headways not just in India Sri Lanka case but in many cases like New Zealand and Australia. So this is indicative that small countries' economic success is tied to having a good relationship or a stable relationship with the big country in the neighborhood. Okay, so this is it for this particular current affair with respect to currency swap agreements. आगे चलते हैं in terms of fiscal system, that is taxation. तो यहाँ पे अब center's inability to pay the state's dues of GST is something which has been attracting the news journalists from across the country. So इसको लेके बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स आई, तो इसको लेके जो प्री और मेंस में आपको मुद्दे पता होने चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए अब उनको देखते हैं। सो जीएसटी लॉ जो कि हमारे यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया अंडर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, उसके अंदर एक प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। रैदर 2015-16 के
साल को बेस ईयर मानते हुए उनको हर साल 14% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मिलेगा। अगर उनको कोई रेवेन्यू ग्रोथ कम मिलता है, लेट्स से 10% ही रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 14 नहीं हो पाया, एज कंपेयर टू 2015-16 का बेस ईयर मान के आगे बढ़ते हुए, तो जो 10% और 14% का गैप है, दैट इज 4%, दैट इज टू बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पेमेंट जो है वो हर 2 महीने बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा। सो दैट वाज दैट। इसको क्रिएट करने के लिए, इसके लिए जो रेवेन्यू है वो कहां से आएगा? सो फॉर दैट दे आर creating a compensation cess which is collected on luxury and sin goods for example tobacco, okay? तो आपको पता है कि आपके लिए बुरा है फिर भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, that kind of goods। तो ये क्रिएट किया गया और इसके लिए एक फॉर्मूला बना लिया गया कि इस तरह से इसको पे आउट किया जाएगा, दैट इज एवरी 2 months। अब इशू क्या है? फिलहाल गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो बड़े अनक्लियर हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स किस तरह से होंगी, टैक्सेस के लिए कहां से पैसा आएगा, और इसलिए जो गैप है वो बढ़ता चले जा रहा है विद इन दी रेवेन्यू एंड दी एक्सपेंडिचर, और जब पे आउट जो करना है। अभी भी जो कंपनसेशन पे आउट गवर्नमेंट को करना पड़ा रिसेंटली, तो उसके अंदर भी उनको गैप था, लेकिन पिछले 2 साल की जो एक्स्ट्रा पैसे आए हुए थे वो यूज करके कंपनसेशन फंड में से उन्होंने ये पैसा पे ऑफ कर दिया स्टेट्स को। सो फॉर सच टाइम्स, अब आगे आने वाले टाइम्स के लिए गवर्नमेंट के पास क्या सोल्यूशन है? द जीएसटी एक्ट हैज द प्रोविजन टू रीवर्क द फॉर्मूला फॉर पेइंग कंपनसेशन टू द स्टेट इफ द रेवेन्यू कलेक्शन ड्रॉप्स बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो फॉर्मूला रिवर्क किया जा सकता है, हो सकता है वो बोले भाई अब हर 2 महीने नहीं मिलेंगे, 6 महीने बाद आएगा, है ना? तो गवर्नमेंट कैन बाय टाइम फॉर इटसेल्फ। दूसरा उसमें रिवर्क किया जा सकता है कि हो सकता है एक कंपनसेशन फंड के अंदर कुछ और चीजें इंक्लूड की जाएं, जिसके ऊपर लग्जरी गुड्स के ऊपर है सिन टैक्स लगता है, वो चीजें हैं, या तो उनको बढ़ाया जाए या कोई सिस्टम किया जाए। अभी लेकिन गवर्नमेंट के पास इमीडिएट रिजॉल्व क्या है? गवर्नमेंट कैन टेक बेसिकली a loan or borrowing for fulfilling its this particular compulsion under 101st Constitutional Amendment Act and the GST law। ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं? क्योंकि इसके लिए कुछ एक हाईलाइटेड एस्पेक्ट्स हैं। पहला, डिविएटेड प्रायोरिटीज। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी थी, लास्ट मीटिंग जो है वो 2019 में नवंबर के अंदर हुई। अब जुलाई में मीटिंग होनी थी लेकिन वो हुई नहीं, पूरा जुलाई निकल गया, है ना? और जब मीटिंग हुई भी तो उन्होंने बात किसके ऊपर की? फाइनेंसिंग द इनोवेशन इकोसिस्टम एंड इंडियाज ग्रोथ कंपनीज, जो कि इस टाइम पे पैंडेमिक के अंदर कोई एक खास मुद्दा नहीं था, है ना? एंड इट इज नाउ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास करीब 70,000 करोड़ रुपए की कम रेवेन्यू हुई है, तो पे आउट्स करना अभी ही मुश्किल हुआ। तो इसी लॉस के चलते अब गवर्नमेंट को थोड़ी सी दिक्कतें और आएंगी, और डिलेड मीटिंग्स के चलते उनका जो फाइनेंशियल एजेंडा है वो क्लियर भी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए स्टेट्स भी थोड़ा सा फ्लक्स में हैं कि अब आगे जाके ये कैसे इसकी भरपाई हो पाएगी। सो राइट नाउ द सेंटर इज टू रेज स्पेशल लोन्स अगेंस्ट द जीएसटी सेस अक्रूवल्स, इसके बारे में बात की गई। ये बेसिकली क्या है? 2 तरह की अकाउंटिंग होती है हमारे पास, एक तो होती है कैश बेस्ड अकाउंटिंग और एक होती है एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। मेरे कॉमर्स वाले मित्रों को ज़्यादा अच्छे से पता है। कैश बेस्ड हम कहते हैं कि भाई पैसे आ गए तो लिख लो कि आ गए, गए तो लिख लो कि गए। एक्रूवल बेस्ड का मतलब होता है कि अभी आने वाले हैं तभी लिख लेंगे, और जाने वाले हैं तब भी लिख लेंगे। मतलब इन फ्यूचर जो चीज़ें होनी हैं, जो रिसीप्ट्स या एक्सपेंडिचर्स होने हैं, उनके बेसिस पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो दैट्स कॉल्ड एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है? अब जीएसटी एक्रूवल्स, जो आने वाला पैसा है, उसके बेसिस पे हम एक स्पेशल लोन जो है वो अब गवर्नमेंट लेगी, और उसके बेसिस पे यही सारे पे आउट्स फिलहाल चलाए जाएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैनेज, बिकॉज टैक्स रेवेन्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हैं। जो बजट 2021 के तहत अनाउंसमेंट की गई थी वो अब इमटेरियल सी लग गई हैं, क्योंकि एज इट इज़ अब उस बजट के कुछ मायने ही नहीं रह गए। जो रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स का सिस्टम रखा गया था वो सभी अब एक तरह से देखा जाए तो पैंडेमिक की वजह से हिल चुका है। Okay, next, with respect to external sector, there are certain things that we have to study. First is India-UK Free Trade Agreement. अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों के ऊपर जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ये दोनों हटा दिए जाएंगे, ठीक? और इवन जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है टू एन एक्सटेंट रिलैक्स कर दिया जाएगा। नाउ इंडिया और यूके के अंदर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब साइन किया गया है अंडर द 14th वर्चुअल जेटको मीटिंग, सो दैट इज जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी मीटिंग। अब ये सारी सिचुएशन किस तरह से इमर्ज कर रही है इसको देखना होगा हमें, पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
आपको पता है कि ब्रिटेन जो है यूके, इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी रिसेंटली देयर वाज अ ब्रेक्सिट थिंग दैट हैपेंड, बेसिकली इट हैज एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन। और आज की डेट में इस वजह से ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें से इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर उसके लिए है। सिमिलरली इंडिया भी एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इससे पहले हो रहा था, तो उसका पार्ट नहीं बना। इस वजह से वो भी कोशिश कर रहा है कि अपनी जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसको सिक्योर किया जाए और ज़्यादा ट्रेड इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं और बनाई जाए, जिसके अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से चल पाए। सो यहाँ पे हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ बन के आएगी। अब इंडिया यूके ट्रेड के बारे में अगर कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखते हैं तो वी कम टू नो दैट हिस्टोरिकली तो हम है ही ट्रेडिंग पार्टनर्स। साथ ही अगर एफडीआई के लेवल पे देखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो आफ्टर मॉरिशस एंड सिंगापुर, यूके हैज बीन द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया इन द recent years. Secondly, UK is also one of the largest investors in India among the G20 countries. Now, the bilateral trade which is going on between India and UK right now in 2019-20 stood at $15.5 billion as against the previous year. थोड़ा कम हुआ है, but आगे जाके और भी बढ़ सकता है। Now, ब्रेग्जिट के चलते जैसे हमने बात किया, दिस इज अ गुड सिचुएशन वेयर इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड, और इसी को लेके सितंबर 2020 में इसी डायलॉग की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो की जाएगी, जिसमें और ज़्यादा चीज़ें फाइनलाइज होकर सामने आएंगी कि ये ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देन जैसे मैंने आपसे बात किया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया हैज़ स्टार्टेड एग्जिटेड और हैज़ चोजन टू ऑप्ट आउट ऑफ इट। तो इसी वजह से हमारे लिए भी ये एक इंटीग्रेशन के लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा बनने के लिए इट इज़ अ गुड थिंग। इन दोनों रीजंस के बजाय, इकोनॉमिक रीजंस के बजाय अगर पॉलिटिकल तौर पे भी देखा जाए तो इस एफटीए के कुछ मायने हैं। पहला है, यूके कैन एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया बिकॉज यूके हैज़ अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और हम हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म और एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इंडिया को भी इसमें पार्ट एंड पार्सल मिलना चाहिए, एक पोजीशन मिलना चाहिए। इसलिए यूके कैन गिव अस अ पर्टिकुलर सपोर्ट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। देन अगर ट्रेड सिचुएशन का भी रिव्यू किया जाए, सो रिव्यू ऑफ ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स कुड बी सॉट बाय इंडिया बाय रीनेगोशिएटिंग टैरिफ्स ऑन सम आइटम्स अलोंग विद टाइटनिंग ऑफ प्रोविजंस गवर्निंग कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेशन। सो ये किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक इश्यूज इसमें हाईलाइट किए गए हैं कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है थोड़ा सा इस तरह से है जिसमें जो कंट्री ऑफ ओरिजिन वाले एस्पेक्ट्स हैं उनमें बहुत रिलैक्सेशन दी गई है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम यूके। ये एक पर्टिकुलर हाईलाइट है इस ट्रेड एग्रीमेंट का, जो एक कंसर्निंग फैक्टर है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपने देखा ही था इससे पहले की भी जो हमने करंट अफेयर वीडियोस इकोनॉमी में डिस्कस किया है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला जो मुद्दा है ना, ये सप्लाई चेन ग्लोबल होने की वजह से थोड़ा सा संगीन मुद्दा है। तो कुछ चीज़ें जो शायद स्टैंपिंग, पैकिंग और शायद असेंबली यूके में होके आ रही है, फाइनल प्रोडक्ट यूके से आ रहा है, उसका बैक एंड जो लेट्स से कंपोनेंट्स बन के आ रहे हैं, वो चाइना से आ रहे हों या कहीं से भी आ रहे हों, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन शायद देनी वहाँ पे ट्रबलसम थी, तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ट्रबलसम हो सकता है। इसके लिए वार्निंग सिग्नल्स अभी से आ रहे हैं, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड। सो प्रेजेंटली ये एफटीए जो है इसकी डिटेल्स और ज़्यादा इमर्ज करेंगी, तो आपको इसका ध्यान रखना है। मेंस के लिए इट इज़ गोइंग टू बी गुड थिंग टू प्रिपेयर फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर परस्पेक्टिव। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल इंडिया के लिए क्रिएट किया गया है, नाउ 3 कंट्रीज या 3 ग्रुपिंग्स का यहाँ पे केस आया था इंडिया के अगेंस्ट, दैट इज जापान, ताइवान एंड यूरोपियन यूनियन। इन तीनों की कंप्लेंट इंडिया के अगेंस्ट यही है कि जो आईटी इक्विपमेंट है, आईसीटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उन पे इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 20% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद इन द WTO फॉर दिस आईटी सेक्टर वैध नहीं है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। अब इसको लेके जो एग्रीमेंट है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो WTO के अंदर साइन किया गया था एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1997, जिसमें इंडिया भी एक पार्टी है, उसके तहत 0% हमने ड्यूटीज रखनी है, इंपोर्ट ड्यूटीज रखनी है ऑन आईसीटी रिलेटेड
एस्पेक्ट्स। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट दूसरे नंबर पे एक और किया गया था इन दी नायरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2015 के अंदर, जिसमें 50 मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया उसमें सिग्नेटरी नहीं है। इसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी आपकी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, उसमें कस्टम ड्यूटी ज़ीरो रहेंगी, ठीक। और ये बाउंड रेट पे ज़ीरो रहेगी, मतलब क्या है कि मैक्सिमम ज़ीरो हो सकती है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। इंडिया इसमें पार्टी नहीं है। इसके बावजूद इसकी जो अब एक तरह से अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो हमारे अगेंस्ट ये केस इन्होंने खड़ा किया है। तो इंडिया का इसमें आर्ग्यूमेंट यही है कि भाई मैं तो इसका मेंबर ही नहीं हूं, तो आप मुझे ये मनवाने की कैसे बात कर सकते हैं। सो एज इट इज़ अभी के लिए तो यही लगता है कि ये केस इंडिया के फेवर में जाएगा, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ये देखने को आता है कि जो भी WTO के अंदर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केसेस होते हैं तो डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए वो केसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। इस पर्टिकुलर केस में ये है दैट इंडिया हैज़ डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन दी ITA 2 एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ITA 1 विच हैज़ बिन मोस्ट डिस्करेजिंग फॉर इंडिया। तो उसने रैदर हमारे यहाँ पे जो IT इंडस्ट्री था फ्रॉम द हार्डवेयर परस्पेक्टिव उसको टू एन एक्सटेंट वाइप आउट ही कर दिया है। और इसका रियल गेनर जो आज तक रहा है दैट हैज़ बिन चाइना, जिसने अपना ग्लोबल मार्केट में जो शेयर है वो 2% से बढ़ा के 14% कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो अभी कंप्लेनेंट्स का आर्ग्यूमेंट तो ये है कि WTO के नॉर्म्स, रीसेंट नॉर्म्स दैट इज एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पार्ट 2 दैट जो बाउंड रेट है इट शुड बी 0%। तो बाउंड रेट क्या होता है? They are the legally bound commitments on customs duty rates which act as a ceiling, मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता है on the tariffs that member governments can set। तो बाउंड रेट 0 है, लेकिन इंडिया इसको नहीं मानता। वो कहता है भाई जो टैरिफ लाइंस हैं वो मैं अपने ITA 1 के हिसाब से इस्टेब्लिश करूंगा, 2 का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है ना। तो ये टैरिफ लाइन क्या होती है इसके बारे में बेसिक देखना चाहेंगे तो इट्स अ 6 डिजिट लेवल हार्मोनाइज सिस्टम। तो हर गुड या सर्विस को हम एक कोड दे देते हैं, 6 डिजिट कोड दे देते हैं, साथ में उसके कंट्री ऑफ ऑरिजिन लगाया जाता है कि ये पर्टिकुलर वहाँ से आया। तो ये टैरिफ लाइंस उन पर्टिकुलर चीज़ों को समझने में हमें हेल्प करते हैं। एक कोड दे दिया जाता है कि ठीक है ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। तो इस तरह की एक टर्मिनोलॉजी जस्ट ट्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग अ फर्म स्टैंड कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ये चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती बिकॉज वी आर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ITA 2। सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स इन दिस वीक्स वीडियो। सो होप यू एंजॉयड इट, आई एंजॉयड इट वाइल गिविंग इट टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। इसके जो मेंस के आंसर्स हैं उनको लिख के आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल बी लुकिंग इनटू देम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।